हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। अपने वादे के हिसाब से मैं फिर से आपके लिए स्ववृत्त का अगला पार्ट लेकर आ गई हूँ। स्ववृत्त लेखन से इससे पहले वाले जो पार्ट यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था स्ववृत्त के पक्षों को और उनकी विशेषताओं को। अब यानी कि आज वाले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं आवेदन पत्र और स्ववृत्त का प्रारूप। ये दोनों ही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी कि इनको किस तरीके से लिखा जाना है, क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्ववृत्त के साथ हमें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जिसे हम आवेदन पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट आप पहले भी लिख चुके हैं। जब आपको पत्र पढ़ाए गए हैं तो उनमें आवेदन पत्र भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें हम पूरी तरीके से डिटेल में देखेंगे कि आवेदन पत्र को लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस तरीके से ये लिखा जाएगा। सबसे पहले समझे कि आवेदन पत्र होता क्या है। स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखा जाता है। आवेदन पत्र के साथ उम्मीदवार अपना स्ववृत्त लगाता है और उसे नियोक्ता के पास प्रेषित करता है। देखिए, स्ववृत्त क्या होता है, वो एक टाइप्ड कॉपी होती है, जो टाइप होती है, जबकि हम जो आवेदन पत्र देते हैं ये हैंड रिटन होता है। तो ये एक हमारा क्या होता है ना, पर्सनल टच हम उसमें करके देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप आगे कभी भी आप जब अपना बायोडेटा कहीं भी किसी भी कंपनी में देंगे तो उसके साथ आपको आवेदन पत्र लगाना ज़रूरी है, यानी कि एप्लीकेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्यों देते हैं? क्योंकि आपको हमें ये बताना पड़ता है कि भाई हमको आपके यहाँ की ये जॉब की इंफॉर्मेशन मिली कैसे, हम आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है, हम कर सकते हैं कि नहीं, आपकी कंपनी को हम जो है हाई अप ट्रेस पर ले जा सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। स्ववृत्त में सारी जानकारियां दे दी जाती है, लेकिन फिर भी अलग से आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्ववृत्त तो बना बनाया रखा होता है, जबकि आवेदन पत्र विज्ञापन, पद एवं संबंधित संस्थान को लेकर लिखा जाता है। आवेदन पत्र क्या होता है कि हमने ये किस विज्ञापन से देखा कि आपके यहाँ जो है वो पद खाली है, दूसरा किस पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है उससे हम कई पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो हम किस पद के लिए हम वो लिख रहे हैं, और दूसरा संबंधित संस्थान का नाम हमें उस आवेदन पत्र में मेंशन करना पड़ता है। आवेदन पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखा जाता है। अब बात ये आती है कि आवेदन पत्र हम लिखें क्यों, क्या जरूरत है? भाई हम स्ववृत्त तो दे ही रहे हैं, उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है हमने, लेकिन क्यों जरूरत है कि हम आवेदन पत्र लिखें? आवेदन पत्र से व्यक्ति अपनी नियुक्ति की इच्छा को प्रकट करता है, स्ववृत्त से नहीं। मतलब उसमें हम ये दे सकते हैं कि हाँ, आप अगर हमको अपनी कंपनी में नियुक्त करेंगे तो हम आपकी कंपनी के लिए किस तरीके से फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये चीज हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये चीज स्ववृत्त में मेंशन नहीं होती है। व्यक्तिक स्पर्श होता है, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक पर्सनल टच होता है, क्योंकि इसको हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं। और भाई आजकल तो क्या, हैंडराइटिंग से भी आप अपनी पर्सनालिटी को व्यक्त कर सकते हैं। आजकल बहुत हैंडराइटिंग रीडर्स जो हैं वो हैंडराइटिंग समझ कर ही बहुत सारी चीजें जान जाते हैं। तो एक ये हमारा पर्सनल टच रहता है। भाषा ज्ञान एवं अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय होता है। हमें अपनी भाषा पे, जैसे हमने उसमें तो लिख दिया कि हमें हिंदी इंग्लिश की अच्छी जानकारी है, तो अब ये जानकारी हमें कैसे पता चलेगी उनको? वो जब हम आवेदन पत्र लिखेंगे तो उसमें हमारे भाषा ज्ञान का पता चल जाता है, और हम किस तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं, अपनी बात को हम रखते हैं, ये हमारे लिखने के तरीके से पता चलता है। पद व संस्थान के प्रति गंभीरता का विश्वास जगाना। आवेदन पत्र में हम अपने पद को लेकर हम कितना रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और कंपनी को हम कितनी ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, इस चीज का विश्वास हम अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू दिला सकते हैं, जो स्ववृत्त में नहीं होता है। प्रत्येक विज्ञापन के लिए अलग। अब ये नहीं कि हमने एक आवेदन पत्र लिखकर रख लिया और उसे हर जगह हम लिख के दें, नहीं भाई, हर कंपनी के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, तो इसलिए हमें हर जगह अलग अलग आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, क्योंकि उस आवेदन पत्र में हमें उस कंपनी का नाम भी मेंशन करना पड़ता है। अब आते हैं आवेदन पत्र की विषय वस्तु किस तरीके की होनी चाहिए। आवेदन पत्र की विषय वस्तु में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। पहला है भूमिका। पहले खंड में उम्मीदवार विज्ञापन तथा विज्ञापित पद पर अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। आप सभी को पता है एक चीज कि ये जो आवेदन पत्र है ये औपचारिक पत्र का ही एक प्रकार है।
तो लिखने का तरीका तो इसका मतलब जो फॉर्मेट है वो तो उसी तरीके से रहेगा जैसे कि आपका औपचारिक पत्र लिखा जाता है। लेकिन उसमें जब हम विषय वस्तु लिखना शुरू करते हैं, जब महोदय और मान्यवर के बाद जो हम विषय वस्तु लिखते हैं, उसमें सबसे पहले जो हम भूमिका बांधते हैं उसमें ये मेंशन करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि आपके यहाँ ये पद जो है वो खाली है। हमें किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला, हमें किसी व्यक्ति के थ्रू पता चला, तो ये चीजें हम सबसे पहले भूमिका में मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है सक्षमता। दूसरे खंड में उम्मीदवार ये बताता है कि वह विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसमें उम्मीदवार की भाषा शैली और अभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय मिल जाता है। अब जैसे जो भी पद के लिए जो भी रिक्तता निकली थी, हमने विज्ञापन में देखी, उसमें आपको कुछ जो है वो दिया जाता है। विज्ञापन में कुछ चीजें आपको बताइए कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, ये कुछ मेंशन किया जाता है। तो अब आप जो है सेकेंड पोर्शन में, यानी कि जब सक्षमता दिखाओगे भूमिका के बाद, तो आप ये चीज मेंशन करोगे उसमें कि आपने जितनी भी योग्यताएं एक कैंडिडेट में मांगी हैं वो सारी योग्यताएं मैं पूर्ण करता हूं और जो है ये विश्वास दिलाता हूं कि अपनी इन योग्यताओं के साथ आपकी कंपनी को ऊपर लेके जाऊंगा। अब ये बात आती है कि आप इसे कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो। यहां पर आपकी भाषा शैली और आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि आप कैसे अपनी बात रखते हैं, इसका पता चलता है। फिर आते हैं पद एवं संस्थान के प्रति गंभीरता एवं अभिरुचि। ठीक है, अब आपको जैसे जो यहां सक्षमता जैसे आपने दिखा दी, फिर उसके बाद आपको जिस कंपनी में आप ये आवेदन पत्र दे रहे हो, आप उसके प्रति कितने गंभीर हो। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और संस्थान के प्रति अपनी गंभीरता और अभिरुचि को अभिव्यक्त करता है, यानी कि आपकी कंपनी के लिए मैं जो है कितना गंभीर हूं, मैं इस कंपनी में काम करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, ये सारी चीजें आप यहां पर मेंशन करेंगे। फिर आता है उपसंहार। आवेदन पत्र का चौथा खंड उपसंहार होता है। इसमें आवेदन पत्र की विषय वस्तु का औपचारिक समापन होता है, यानी कि औपचारिक समापन का मतलब आप हमें अपनी कंपनी में कार्य करने का मौका अवश्य देंगे और मैं ये यकीन दिलाता हूं कि आपकी कंपनी को मैं जो है ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। धन्यवाद कहकर आप इसको बंद कर देंगे। तो ये जो हम विषय वस्तु लिखते हैं ना, ये उसके 4 खंड है, क्या क्या आप मेंशन करोगे। फिर आते हैं आवेदन पर। एक व्यक्ति उम्मीदवार या आवेदक किसी संस्था में नौकरी पाने के लिए स्ववृत्त तैयार करता है। इसमें वह ईमानदारी से अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभवों की सीधी, सरल, सटीक भाषा में कंप्यूटर से मुद्रित कर सूचनाओं को अनुशासित प्रवाह करता है। यानी कि जब हम स्ववृत्त तैयार करते हैं तो उसमें हमारे बारे में जितनी भी जानकारी है उसे हम सही सही लिखते हैं, जो ईमानदारी के साथ में, और एक सही क्रम में लिखते हैं। जो एक क्रम है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको वो क्रम समझाया भी है, तो उसी क्रम में आप इसको लिखेंगे। लेकिन फिर भी संस्थान से बुलावा पत्र ना आने पर सामान्यतः आवेदन पत्र की कमी महसूस की जाती है। अतः उम्मीदवार को स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र लिखना भी आवश्यक होता है। तो समझ में आया, हमने हमारे अंदर क्वालिफिकेशन भी हमने अच्छी ली, हमारे पास अच्छा अनुभव भी है, उसके बावजूद सब कुछ मैंने अपना स्ववृत्त सही तैयार किया, उसके बाद भी अगर कंपनी से हमारे पास ऑफर लेटर नहीं आए या हमको वो क्या कहते हैं नहीं बुलाया जाए साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो इसमें क्या होता है कि हमने जरूर आवेदन पत्र नहीं लगाया था। क्योंकि आवेदन पत्र एक कंपलसरी चीज है, हमें स्ववृत्त के साथ कंपनी में देना ही देना पड़ता है। तो हमेशा आवेदन पत्र के साथ ही स्ववृत्त सबमिट किया जाता है। और एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा, आपसे आवेदन पत्र लिखने को आ सकता है, इसलिए आवेदन पत्र की भी तैयारी आप करके रखिएगा। ये मत सोचिए कि स्ववृत्त आया तो हम सिर्फ स्ववृत्त लिखेंगे, स्ववृत्त के साथ आपका आवेदन पत्र लगाना कंपलसरी है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने बारे में सूचनाओं का क्रमवार संकलन ही स्ववृत्त कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, ज्ञान, अनुभव के सबल पक्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करता है जो नियोक्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी व सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। तो स्ववृत्त आप समझ रहे हैं ना क्या होता है। इसमें जो भी चीज है वो हमारा एक पॉजिटिव जो है वो रूप नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करता है। स्ववृत्त में अपना पूरा परिचय, पता, संपर्क सूत्र यानी कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यताओं के क्रमवार विवरण के साथ अन्य संबंधित योग्यताओं, विशेष उपलब्धियों, कार्येतर गतिविधियों व अभिरुचियों का उल्लेख होना चाहिए। तो ये सारी
चीजें आपको स्ववृत्त में मेंशन करना जरूरी है। अब इसको कैसे मेंशन करेंगे, देखिए ये सारी चीजें आपको अपना परिचय देना है, पता देना है, आपका कांटेक्ट देना है, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी जितनी भी व्यावसायिक योग्यता है, यानी कि आपने व्यावसायिक योग्यता का मतलब होता है कि जैसे आपने अब किसी भी चीज का जो है टेक्निकल ज्ञान लिया हो उसके बारे में, आपकी जितनी भी उससे संबंधित योग्यताएं, अलग उपलब्धियां हैं, कार्యేतर गतिविधियां हैं, हॉबीज हैं, आपके एक्सपीरियंस है, सब कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं स्ववृत्त का प्रारूप कैसे लिखते हैं। अब स्ववृत्त जब आपको अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो यहां से आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए स्ववृत्त में एक चीज आपको और चीज ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप नरेंद्र कुमार हैं और किसी पद के लिए आप आवेदन तैयार करिए, आवेदन और स्ववृत्त तैयार करिए, तो वहां पे आपका नाम नरेंद्र कुमार ही है, आपका नाम कुछ भी हो आपको नरेंद्र कुमार ही आवेदन पत्र में मेंशन करना है और स्ववृत्त में मेंशन करना। अगर सपोज कोई भी नाम नहीं दिया है तो आप अपने नाम के साथ उस आवेदन पत्र और स्ववृत्त को बनाएंगे। अब आ जाता है एड्रेस की बारी। तो एड्रेस आप कोई भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपना एक्चुअल एड्रेस, एक्चुअल नंबर या एक्चुअल ईमेल आईडी दो, उसे आप बना सकते हैं, ठीक है, मगर नाम चूंकि आपको वही देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम कॉपी में तो आपका नाम वही है ना। चलिए शुरू करते हैं स्ववृत्त। सबसे पहले देखिए सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस मेन है। सबसे पहले हम व्यक्ति परिचय देते हैं, क्या है, सबसे पहले नाम आता है, जैसे यहां पर हमने नरेंद्र कुमार लिया, पिता का नाम सुरेंद्र कुमार, माता का नाम शबनम, जन्म तिथि 18 नवंबर 1982। फिर है वर्तमान पता, जो भी आपका वर्तमान पता हो वो, या आप कोई भी दे सकते हैं, D72 पाकेट 4 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली, और पिन कोड देंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं स्थानीय पता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्तमान पता और स्थानीय पता आपका अलग अलग हो सकता है, तब आपको अलग अलग देना पड़ता है। और अगर आपका सेम है तो जैसे यहां दिया है स्थायी पता हमने लिख दिया उपर्युक्त, तो आप उपर्युक्त लिख दोगे। अपना टेलीफोन नंबर, भाई आजकल तो बहुत कम जगहों पे लैंडलाइन होता है, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप ये ऑप्शन नहीं डालोगे, डायरेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि बोला गया कि आपको इसके बाद शैक्षणिक योग्यता लिखनी है। अब शैक्षणिक योग्यता के लिए खास तौर से मैं आपको बता रही हूं, जब आप एग्जाम कॉपी में अपनी शैक्षणिक योग्यता लिखना शुरू करेंगे तो इस तरीके से पूरा एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उसी टेबल में सारी चीजें मेंशन करेंगे। कैसे होगा, सबसे पहले आप क्रम संख्या लिखेंगे, फिर परीक्षा, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने जिस भी है, फिर किस वर्ष में किया, फिर विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आप मेंशन करेंगे, फिर जिन जिन विषय से किया वो, फिर श्रेणी और प्रतिशत। ये आपकी जो है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम हो जा रहे हैं, 7 कॉलम है, इन 7 कॉलम को आप इसी ऑर्डर में बनाएंगे। फिर नंबर 1 देखिए, शैक्षणिक योग्यता हमेशा 10वीं कक्षा से शुरू होती है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 10th क्लास से शुरू होती है। तो अब चूंकि आप बोलोगे कि मैम हम लोग तो 10th क्लास में हैं, उसके आगे की शैक्षणिक योग्यता कैसे लिखेंगे, तो आपको नॉलेज तो है, आप उसी हिसाब से इमेजिनेशन आप भर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें, भाई अभी आपने 10th पास तो किया नहीं है, आप 10th अभी कर रहे हो, तो 10th में आप उसी चीज को अपने जो जो सब्जेक्ट में करके आप उसी तरीके से 12th में और आगे का भी मेंशन करोगे। अब जैसे यहाँ पर 10th है, इसने किया 1997 में, कौन से स्कूल से आप कर रहे हो स्कूल का नाम लिख देना, फिर जिन सब्जेक्ट से कर रहे हो, जैसे यहाँ पर राजकीय विद्यालय CBSE से है, फिर विषय क्या रहा, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कौन सी श्रेणी से किया, आप प्रथम आए, आपने किस श्रेणी में, किस डिवीजन में उसको किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, कितने प्रतिशत थे आपकी, कितने परसेंटेज थे, 93%। फिर उसके बाद आपने ठीक 2 साल बाद, भाई 10th के बाद 2 साल बाद ही आपका आएगा, 99 में आपने 12th किया, राजकीय विद्यालय सेम स्कूल रहा, आपके सब्जेक्ट बदल जाएंगे 10th में, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इसने PCM से किया है तो उसने उसी हिसाब से दिया, आप इसका फर्स्ट डिवीजन आया, 95% मार्क्स। फिर इसी के आगे इस तालिका को जारी रखेंगे। थर्ड आपका रहेगा, आपने BSc ऑनर्स किया 2002 में, ध्यान रखना 2 साल बाद आएगा, फिर 3 साल बाद आएगा, 12th के बाद ऑनर्स करने में आपको 3 साल लगते हैं, तो 3 साल का गैप रहेगा, ये ध्यान रखिएगा।
ये कहाँ से किया? आप जाहिर सी बात है, ये आप तब तक आप कॉलेज में पहुंच चुके हैं, हिंदी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब आप जिस भी सिटी में हैं उसके किसी कॉलेज का नाम लिख सकते हो। किससे किया? कंप्यूटर साइंस, या जो कोई भी आप जिस भी विषय में आप इंटरेस्टेड हो वो दे सकते हो। फर्स्ट डिवीजन आए, परसेंटेज। अब यहाँ से तो आप सब इमेजिनेटिव दोगे, क्योंकि आपने अभी कोई डिग्री तो प्राप्त करी नहीं है, आप तो क्लास 10th में ही हो, तो वो आप अपने इमेजिन मतलब काल्पनिक तौर पर आप इसको दे सकते हो। फिर आते हैं, आपने एमबीए किया, बीएससी करने के बाद आपने एमबीए कर ला। अब बीएससी करने के 2 साल, एमबीए करने में 2 साल लगता है, तो आपने 2 साल किया। अगर आप कोई ऐसी डिग्री मेंशन कर रहे हो जो 1 साल में हो जाती है, कोई भी ऐसा डिप्लोमा, तो वहां 1 साल ही मेंशन रखोगे। आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, संसाधन, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? एचआर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर है प्रथम श्रेणी 85%। अब ये आपकी पूरी तालिका यहां खत्म हो गई, आपकी जितनी शैक्षणिक योग्यता थी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने बता दी। अब उसके बाद आते हैं अन्य संबंधित योग्यताएं, मतलब अब इसके अलावा आपने क्या योग्यता, जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई किसी ने कोई कोर्सेस किए हुए हैं तो वो आप यहाँ मेंशन करो। जैसे यहाँ है कंप्यूटर का अच्छा और अभ्यास, ठीक है, MS ऑफिस और इंटरनेट से आपको है। फ्रांसीसी भाषा का कार्य योग ज्ञान है। आपको ये 2 चीजें आपको आगे जॉब में काफी हेल्प कर सकती है, तो इनको आपको मेंशन करना जरूरी है। फिर इसके अलावा आपने जो उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, आपने स्कूल से लेकर अभी तक कॉलेजेस तक जितने भी प्राइजेस लिए हैं किसी भी कंपटीशन में, उन्हें मेंशन करो। जैसे यहाँ है अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता 2001 में प्रथम पुरस्कार लिया आपने। राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में आपने 2002 में प्रथम पुरस्कार लिया। विद्यालय और महाविद्यालय क्रिकेट टीमों के आप कप्तान रहे हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आपको उसी तरीके का एक पोर्टफोलियो मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका कार्యేतर गतिविधियां, यानी कि आपने जो भी पढ़ाई करी या जो भी उपलब्धियां आपने हासिल करी, उसके अलावा भी आपके पास जो रुचियां हैं उसके हिसाब से आपको लिखना है। क्या है? उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं और अखबारों का नियमित पाठन करते हैं आप। इंटरनेट सर्फिंग का आपको शौक है। देश भ्रमण का शौक है, यानी कि अगर आपको घूमने का शौक है तो आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी हो सकती है कि वो टूरिंग जॉब दे सकते हैं आपको। एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा लगता है, तो आपको उस तरह का एक पोर्टफोलियो मिल सकता है। फुटबॉल और क्रिकेट में अभिरुचि है, तो इसका मतलब क्या है कि आप टीम के साथ वर्क कर सकते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको आगे हेल्प करेंगी। कार्యేतर गतिविधियों के बाद आप ऐसे संबंधित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हो, यानी कि जैसे कि जैसे आप कॉलेज से अभी आप निकले हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपने प्रोफेसर्स या प्रिंसिपल के ही जो है वो नाम देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है श्री जे रामानाथन, निदेशक, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। तो लास्ट आपने क्या किया था? आपने MBA किया था आदर्श इंस्टीट्यूट में, तो आपने वहाँ के जो है निदेशक जो हैं उनका नंबर आपने उनके बारे में बता दिया। फिर देवेंद्र गुप्ता, प्राध्यापक मार्केटिंग, आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लोधी स्टेट, नई दिल्ली। तो वहीं के एक आपने अध्यापक यानी कि वहाँ के प्रोफेसर का जो है वो आपके बारे में दे दिया। अब मान लीजिए अब अच्छा, ये करने के बाद आप डेट डालोगे, स्थान डालोगे और अपने साइन करोगे। साइन हमेशा इस साइड में रहेंगे, याद रखना, राइट हैंड साइड में, और बाकी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से रहेगा। अब मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आपके पास अनुभव भी है किसी कंपनी में काम करने के लिए, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, तो वो आप क्या करोगे? जो ये आपका व्यक्ति परिचय है उसके बाद ये आपका शैक्षणिक योग्यता आ रही है, तो इन दोनों के बीच में यानी कि व्यक्तिक परिचय के तुरंत बाद आप अपना एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव मेंशन कर देंगे, और फिर उसके बाद आप ये शैक्षणिक योग्यताएं लेकर आएंगे। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद यहां पर ये संबंधित अधिकारियों के नाम जो बदलेंगे वो कहां पे आ जाएंगे? जो आपने लास्ट कंपनी में जिसमें काम किया है उनसे संबंधित लोगों के नाम यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपका स्ववृत्त तैयार हो गया। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इस सीक्वेंस का आप ध्यान रखना,
बहुत जरूरी, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो किसके बाद क्या चीजें आएंगी, कैसे हमें लिखना है। आवेदन पत्र और स्ववृत्त की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ वर्बली नहीं याद करना, एक बार उसे लिख कर जरूर देखना, बिना देखे लिखने की कोशिश करना कि आपको सीक्वेंस याद है कि नहीं। क्योंकि स्ववृत्त और आवेदन इन दोनों में ही, पहले आवेदन में तो आपका प्रारूप देखा जाएगा कि आपने जो उसका फॉर्मेट है वो सही तरीके से लिखा है कि नहीं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट वैसे ही रहेगा जैसे औपचारिक पत्र का फॉर्मेट होता है। अंदर की विषय वस्तु के बारे में मैंने आपको बता दिया। और रही बात स्ववृत्त की, तो स्ववृत्त में जो सीक्वेंस है उस पे आपका मस्ट फोकस होगा, क्योंकि 50% मार्क्स आपके उसी से आएंगे। इसलिए एक बार देख कर लिखो, एक बार बगैर देखे लिखो कि आपको सारे सीक्वेंस याद हैं कि नहीं याद है। तालिका बनाकर चेक कर लो कि तालिका की भी सीक्वेंस आपको याद है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। आप अंदर क्या लिख रहे हो ये चीजें थोड़ा कम पढ़ी जाएंगी, लेकिन फॉर्मेट पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो उस पर आप ज्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, तो लेखन कार्य संबंधित एक टॉपिक यानी कि स्ववृत्त लेखन हमारा यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी लेखन संबंधी कई टॉपिक हमारे बाकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। थैंक यू, बाय बाय।